हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेक्सोरेंज कैप्सूल की, जो कि एक हिमैटिनिक कैप्सूल है। हिमैटिनिक का मतलब होता है शरीर में खून बढ़ाने वाली गोली। तो इसी डेक्सोरेंज को लेकर आज मैं यहाँ पर डिटेल में बात करूंगा। डेक्सोरेंज कैप्सूल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है, डेक्सोरेंज कैप्सूल के मेन इंग्रेडिएंट क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। इसके अलावा इसको लेना किस तरह से है, कितने दिनों तक लेना है, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर नहीं होता। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज मैं यहाँ पर डिटेल में बात करूंगा। फ्रेंड, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। डेक्सोरेंज कैप्सूल को फ्रैंको इंडिया नाम की एक कंपनी है जो इसको बनाती है और ये भारतवर्ष में बहुत सालों से इस्तेमाल किया जाता है। अगर डेक्सोरेंज कैप्सूल को देखें तो ये ग्लास की बोतल में आता है और इसके एक बोतल में 30 कैप्सूल पाई जाती है। और 30 कैप्सूल के इसके दाम की बात कर ले तो ये करीब 170 रुपए का आपको मार्केट में मिल जाएगा। पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे इसका दाम भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। डेक्सोरेंज कैप्सूल के अब मेन इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें 4 मेन इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। इसमें पहला पाया जाता है फेरिक अमोनियम साइट्रेट, जो कि आयरन होता है और ये जो है 160 mg पाया जाता है। इसके अलावा इसमें पाया जाता है विटामिन B12। विटामिन B12 का जो अमाउंट होता है इसमें वो होता है 7.5 mcg यानी माइक्रोग्राम। इसमें अगला जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है फॉलिक एसिड और ये पाया जाता है 0.5 mg। इसके अलावा जो है इसमें पाया जाता है जिंक, जो कि जिंक सल्फेट फॉर्म में होता है और ये जो होता है 20.61 mg होता है। अगर इसमें एलिमेंटल जिंक की बात करें तो ये होता है 7.5 mg। अब ये एलिमेंटल जिंक का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर आप इस कैप्सूल को लेंगे तो इस कैप्सूल के अंदर जिंक जो पाया जाता है वो 20.61 mg पाया जाता है, लेकिन जो जिंक आपके ब्लड में पहुंचेगा वो केवल 7.5 mg होगा। इसी को एलिमेंटल जिंक बोला जाता है। अब ये चारों जो इंग्रेडिएंट इस कैप्सूल में पाए जाते हैं उनका काम क्या होता है। तो जो फेरिक अमोनियम साइट्रेट होता है, जो कि एक आयरन होता है, इसका मेन काम होता है कि आरबीसी को बनाना और ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर पूरी बॉडी में पहुंचाना। ये इसका मेन काम होता है। अब आरबीसी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है उसको आगे मैं यहाँ पर डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले इंग्रेडिएंट के काम क्या होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें दूसरा जो मेन इंग्रेडिएंट है विटामिन B12, इसका भी मेन काम होता है आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाना और इसका और जो काम होता है ब्रेन का डेवलपमेंट करना और जो हमारे शरीर की नर्व्स होती हैं यानी नसें होती हैं उनको मजबूत करना, उनको स्वस्थ रखना। तो ये विटामिन B12 का मेन काम होता है। फॉलिक एसिड का जो मेन काम होता है वो होता है आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाना और जो दूसरा बड़ा काम होता है फॉलिक एसिड का वो जो बेबी प्रेगनेंसी के दौरान महिला के गर्भ में पलता है उसका ग्रोथ कराना और उसका डेवलपमेंट कराना, जिससे कि उसके बॉडी का हर एक पार्ट जो है सही से डेवलप हो सके। जब भी आप किसी आयरन सिरप या आयरन टैबलेट को देखेंगे तो आयरन के साथ में उसमें फॉलिक एसिड इसीलिए डाला जाता है जिससे कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी हो अगर वो इसका इस्तेमाल कर रही हो तो उनके बच्चे का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सके। अब इसमें जो जिंक होता है, जिंक भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिंक का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया या वायरस आपके बॉडी पे अटैक करता है तो ये उससे फाइट करके उसको खत्म करता है। तो ये 4 मेन चीजें होती हैं और इनका ये काम होता है। अब ये जो 4 मैंने इंग्रेडिएंट बताए, अगर आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी हो गई या आयरन की कमी हो गई या विटामिन B12 की कमी हो गई तो उससे फर्क क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप प्रेग्नेंट लेडी की बात करें, जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उनके अंदर फॉलिक एसिड की कमी हो गई या आयरन की कमी हो गई तो फिर उनके बेबी पे बहुत ज्यादा जो है दिक्कत आएगी। उनका जो बेबी है वो सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, उसका डेवलपमेंट सही से नहीं होगा। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है पूरे 9 महीने तक आयरन टैबलेट दी जाती है और आयरन के साथ में उसमें फॉलिक एसिड भी होता है। और उसके बाद जब डिलीवरी हो भी जाती है तो फिर से आयरन के लेवल को मेंटेन करने के लिए, खून बढ़ाने के लिए
इस जो कैप्सूल होता है इसको कंटिन्यू आगे भी किया जाता है। अब अगर प्रेग्नेंट लेडी की बात ना करें, हम एक सामान्य पुरुष या महिला की बात करें जिसके अंदर आयरन की या तो कमी हो जाए, या विटामिन B12 की कमी हो जाए, या जिंक की कमी हो जाए, या फिर उसके अंदर फॉलिक एसिड की कमी हो जाए, तो उससे होगा क्या, सबसे पहले तो आदमी जो है वो कमजोर होगा, उसको फिर भूख लगना भी कम हो जाएगी, उसको खाने का मन नहीं होगा। इसके अलावा उसके पाचन शक्ति पर भी जो है असर पड़ेगा। इसके अलावा व्यक्ति क्या होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, व्यक्ति कमजोर हो जाएगा, उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा। वो जब भी थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो वो बड़ी जल्दी थक जाएगा। व्यक्ति के आंखों के नीचे जो है गड्ढेपन की शिकायत आने लगेगी, कालेपन की शिकायत आने लगेगी। महिलाओं में एजिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि उनके जो चेहरे पर जल्दी झुर्रियां भी पड़ सकती हैं। इससे जो है जो बाल होते हैं, अगर आयरन जिंक या इसमें किसी भी चीज की कमी हो जाती है तो बालों का झड़ना जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो इन सारी चीजों की कमी की वजह से ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसीलिए डॉक्टर हमेशा ये कहता है कि जब आप उसके पास जाते हो, ये सारी चीजें बताते हो, तो डॉक्टर सबसे पहले कहता है आप अपना CBC टेस्ट कराइए। CBC का मतलब क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो अभी मैं इसको आगे बताऊंगा CBC रिपोर्ट क्या होती है। CBC रिपोर्ट में अगर आपके अंदर आयरन या फॉलिक एसिड की जब कमी दिखती है तो फिर डॉक्टर आपको डेक्सोरेंज कैप्सूल लेने को बोल सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको खूनी बवासीर की दिक्कत होती है, यानी उनको पाइल्स की शिकायत होती है और पाइल्स के साथ में उनके ब्लड आता है। तो लगातार जो है इस तरह की अगर शिकायत बनी रहती है तो फिर ब्लड का लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे लोग अपने ब्लड के लेवल को मेंटेन करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको पीरियड के दौरान हैवी ब्लीडिंग होती है, जिससे उनके शरीर का बहुत सारा खून हर महीने निकल जाता है। तो ऐसी लेडीज भी जो है इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकती हैं और अपने ब्लड लेवल को मेंटेन कर सकती हैं। इसके अलावा डेक्सोरेंज कैप्सूल का इस्तेमाल पोस्ट ट्रॉमेटिक एंड पोस्ट ऑपरेटिव केस में भी किया जाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई इंजरी हो गई, उसमें आपके शरीर से काफ़ी ज़्यादा खून निकल गया, तो फिर से खून की रिकवरी करने के लिए इस कैप्सूल को आपको दिया जा सकता है। आप इसको खुद से भी ले सकते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब ये होता है कि कई बार ऑपरेशन में जो है, अगर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो उसमें बहुत सारा ब्लड जो है उसके शरीर से निकल जाता है, तो फिर से ब्लड के लेवल को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर जो है पेशेंट को डेक्सोरेंज कैप्सूल लिख सकता है। तो ये बहुत सारे उपयोग होते हैं डेक्सोरेंज कैप्सूल के। अब इसको लेने की बात कर लेते हैं। तो अगर ब्लड की ज़्यादा कमी है तो दिन में इसको 2 कैप्सूल ले सकते हैं खाना खाने के बाद, और अगर ज़्यादा कमी नहीं है तो फिर दिन में इसका 1 कैप्सूल भी खाना खाने के बाद पानी के साथ में लिया जा सकता है। अभी जब मैं यहाँ पर इंग्रेडिएंट की बात कर रहा था तो उसमें लगभग जितने भी इंग्रेडिएंट थे वो RBC के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो ये RBC क्या चीज़ होती है, तो अगर जब भी हम कोई अपना ब्लड लेंगे, अपना खून लेंगे, तो खून में कई सारी चीज़ें पाई जाती है। खून में जो 55% हिस्सा है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, वो होता है प्लाज्मा, जो कि हल्के पीले कलर का होता है। और प्लाज्मा का मेन काम क्या होता है कि ये आपकी बॉडी में जो हार्मोन होते हैं उसको एक जगह से लेके दूसरी जगह पर लेकर जाता है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एक जगह से लेके दूसरी जगह पर पहुंचाता रहता है। तो ये प्लाज्मा का मेन काम होता है। प्लाज्मा के अलावा 45% जो भाग होता है उसमें आपका RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स पाया जाता है। अब ये 45% में लगभग 43% यानी 43% भाग केवल RBC का होता है, बाकी 1% भाग लगभग प्लेटलेट्स का होता है और 1% भाग लगभग WBC का होता है। RBC का हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। RBC के कारण ही जो हमारे खून का रंग है, जो हमारे ब्लड का कलर है, वो रेड कलर का होता है। क्यों? क्योंकि RBC के अंदर जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीम नाम की एक प्रोटीन से मिलके बना होता है, और हीम नाम की जो प्रोटीन होती है वो रेड कलर की होती है। और इस रेड कलर के कारण ही जो हमारा ब्लड का कलर होता है वो रेड कलर का होता है। अब एक चीज आपके दिमाग में और आ रही होगी कि RBC जो है वो तो केवल 43% पाया जाता है,
लेकिन जो प्लाज्मा है वो तो 55% पाया जाता है। तो जो हमारे ब्लड का कलर है वो फिर हल्के पीले कलर का क्यों नहीं होता? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप हल्का पीला कलर लेंगे और लाल कलर लेंगे तो लाल जो रंग होगा वो हमेशा प्रभावी होगा। तो इसलिए हमेशा जो है हमारे ब्लड का कलर रेड कलर का होता है। अब ये जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है ये हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर पूरे बॉडी के हर एक अंग तक पहुंचाता है। तो जो ऑक्सीजन होता है हमारे शरीर के हर एक अंग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से को, किसी भी अंग को अगर ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगा तो वो हिस्सा धीरे धीरे करके डैमेज होने लगेगा और वो अंग धीरे धीरे करके खराब होने लगेगा। इसलिए आरबीसी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब ब्लड के अदर पार्ट की बात कर लेते हैं तो उसमें जो अगला पार्ट होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है? तो ये आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है, यानी कि बाहर से जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस आपके बॉडी पे अटैक करेगा तो फिर ये क्या करेगा, उससे फाइट करता है और आपकी बॉडी की रक्षा करता है बैक्टीरिया और वायरस से। इसमें भी कई सारे हिस्से होते हैं, जैसे इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स को अगर पार्ट में डिवाइड करें तो इसमें इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स होता है। सबके अलग अलग काम होते हैं, उसकी यहाँ पर मैं डिटेल में बात करने नहीं जा रहा हूँ। अब इस आपके खून का जो अगला हिस्सा होता है वो होता है प्लेटलेट्स का। तो प्लेटलेट्स का भी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आपके शरीर में कभी चोट लग जाती है और खून बहने लगता है तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, जहाँ से आपकी बॉडी के जिस हिस्से से खून निकल रहा होता है वहाँ पर ये जाके थक्का बना देती हैं, जिससे कि आपका जो खून निकल रहा है वो फिर निकलना बंद हो जाता है। तो प्लेटलेट्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है हमारे शरीर के लिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए और ज़्यादा कमी हो जाए तो फिर व्यक्ति के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि डेंगू के केस में होता है। डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है और फिर अगर ज़्यादा कमी हो जाती है तो अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, फिर व्यक्ति का बचना संभव नहीं हो पाता। अगर प्लेटलेट्स की संख्या ज़्यादा हो जाए सामान्य से तो भी दिक्कत है। तो क्या होगा, ज़्यादा प्लेटलेट्स की वजह से जो हमारा ब्लड है उसमें क्लॉटिंग ज़्यादा होगी। क्लॉटिंग ज़्यादा होने से हार्ट अटैक जैसी समस्या भी हो सकती है। तो सबका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सबका जो अपना सामान्य लेवल है, जो नॉर्मल लेवल है, उस पर रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए डॉक्टर कहता है सबसे पहले कि आप भैया सीबीसी रिपोर्ट लेके आइए। सीबीसी रिपोर्ट में डॉक्टर ये सारी चीज़ें देखता है और उसके बाद फिर जाके वो डेक्सोरेंस कैप्सूल आपको लिखेगा, उसके साथ में कुछ और दवाएं लिखेगा, जिससे आपकी जो सारी समस्या है, आप कमजोरीपन, चिड़चिड़ापन, आप जल्दी जल्दी थकान हो जाना, इस तरह की जो आगे पहले मैंने समस्याएं बताई थी, धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाती हैं। अब डेक्सोरेंस कैप्सूल के साइड इफेक्ट की बात कर ले तो जो भी आयरन कैप्सूल या सिरप आते हैं उनके कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर केस में किसी किसी को हो सकता है उसको लेने के बाद नोजिया या वॉमिटिंग की शिकायत हो जाए, क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। हो सकता हो किसी को जो है स्किन रैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है। और ज़्यादातर लोग ये बताते हैं कि जब वो रेगुलर आयरन कैप्सूल लेते हैं तो उनका जो पट्टी का कलर है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो जब वो इसको लेना बंद कर देंगे तो उनके पट्टी का कलर फिर से नॉर्मल कलर में हो जाएगा। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। किसी किसी को इसको लेने के बाद कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है और या तो फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी पेट में ऐंठन की समस्या भी हो सकती है। अगर ऐसी कुछ भी समस्या आपके साथ में हो रही है तो आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें। और अगर डेक्सोरेंस कैप्सूल के लेकर कुछ और भी सवाल अगर आपके मन में चल रहे हो या किसी भी आयरन कैप्सूल या टैबलेट को लेकर आपके दिमाग में कुछ भी बात चल रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।